नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी पोस्ट ऑफिस वाली दीदी। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे कंडीशन फॉर हायरिंग फ्रैंकिंग मशीन बाय गवर्नमेंट ऑफिसेज, मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट्स, यानी कि सरकारी कार्यालयों, मंत्रालय, विभागों द्वारा जो फ्रैंकिंग मशीन किराए पर ली जाती है उसके लिए क्या क्या शर्तें हैं। ठीक है, लाइसेंस विल बी ग्रांटेड बाय द पीएमजी, यानी कि सबसे पहले जो लाइसेंस है उसे अप्रूव कौन करेगा, कौन देगा, तो पोस्ट मास्टर जनरल सर देंगे, यानी कि पीएमजी। ठीक है, can be hired only at places where the postal machine repair organizations are available। यानी उसी जगह फ्रैंकिंग मशीन किराए पर ली जा सकती है जहां पर पोस्टल रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन उपलब्ध हो। ठीक है, द मशीन सो लाइसेंस्ड विल बी यूटिलाइज्ड फॉर फ्रैंकिंग ऑफ ऑफिशियल मेल्स ऑफ द ऑफिस ऑफ लाइसेंसी ओनली। अगर आप फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस लेते हो तो जो फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस के तहत मिली है ना आपको, उसका उपयोग सिर्फ लाइसेंसी यानी कि जिस व्यक्ति ने ली है किराए पे के ऑफिस के ऑफिशियल मेल्स, यानी कि जो सरकारी और ऑफिस के लिए जो मेल्स है उन्हीं के लिए होगा। वह किसी दूसरे व्यक्ति के मेल्स के लिए उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट है, पोस्ट मास्टर जनरल कैन रिफ्यूज और कैंसिल लाइसेंस विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। यानी कि जो पीएमजी सर हैं उन्हें पूरा पूरा अधिकार है कि वो फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस देने से मना कर सकते हैं या फिर दिया हुआ लाइसेंस कभी भी कैंसिल कर सकते हैं बिना कोई कारण बताए। उन्हें कारण बताना जरूरी नहीं है। ठीक है, मान लीजिए आपने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, पीएमजी सर ने मना कर दिया तो उन्हें कारण बताना जरूरी नहीं है। आपको लाइसेंस मिल गया है और उसके बाद भी अगर उन्हें नहीं सही लगता तो वो कैंसिल कर सकते हैं और उन्हें कारण बताना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, द वर्ड सर्विस विल बी यूज्ड ऑन द लाइसेंस डाई फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑफिशियल मेल। यानी कि लाइसेंस डाई में इस्तेमाल किया गया जो सर्विस शब्द है ना, वो पहचान है, वो आइडेंटिफिकेशन है, वो ये दिखाता है कि ये जो मेल है ये पर्सनल नहीं है, ये ऑफिशियल है, ऑफिस की है, सरकारी काम के लिए यूज हो रही है। अगर आसान शब्दों में कहूं तो अगर एनवलप पर लिखा हुआ है सर्विस तो इसका मतलब है कि ये ऑफिशियल यूज के लिए डाक भेजी जा रही है, ये कोई पर्सनल लेटर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, चेंज इन फ्रैंकिंग मशीन लोकेशन विल बी नोटिफाइड टू द पीएमजी सर एंड ऑफिस ऑफ पोस्टिंग। यानी कि अगर मशीन के स्थान में कोई भी परिवर्तन करना है तो जो लाइसेंस धारी है वो क्या करेगा, पोस्ट मास्टर जनरल सर को रिपोर्ट करेगा, उन्हें बताएगा, उन्हें नोटिफाई करेगा और जो पोस्टिंग कार्यालय है उसे भी सूचना देगा। पोस्टिंग कार्यालय यानी कि वो जगह जहां पे वो अपने फ्रैंक किए गए आर्टिकलों को भेजता था। तो अगर वो मशीन की जगह चेंज करेगा, लोकेशन बदलेगा, तो पीएमजी सर को भी बताएगा और ऑफिस ऑफ पोस्टिंग को भी जानकारी देगा। नेक्स्ट पॉइंट है, द लाइसेंसिंग अथॉरिटी विल इशू द विंडो डिलीवरी टिकट टू द लाइसेंसी अलोंग विद द लाइसेंस। यानी कि जब आपको फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस मिलता है ना, उसी समय विंडो डिलीवरी टिकट भी दिया जाता है। ये दोनों आपको साथ साथ मिलते हैं। लाइसेंस दिया जाता है, मशीन यूज करने की परमिशन, और विंडो डिलीवरी टिकट जो दिया जाता है वो एक तरीके से आईडी प्रूफ जैसा होता है, पहचान पत्र जैसा। यानी कि जब आप काउंटर पे फ्रैंक्ड आर्टिकल लेके आओ तो विंडो डिलीवरी टिकट देख के आपको पहचाना जा सके। ठीक है, पोस्ट ऑफिस ये टिकट क्यों देता है, ताकि जब आपका रिप्रेजेंटेटिव, आपका प्रतिनिधि कर्मचारी पोस्ट ऑफिस जाए तो उसकी पहचान हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी मेंटेन फॉलोइंग रिकॉर्ड्स, एफएम रजिस्टर पोस्टिंग यानी कि फ्रैंकिंग मशीन रजिस्टर पोस्टिंग एंड एफएम रिकॉर्ड बुक, फ्रैंकिंग मशीन रिकॉर्ड बुक। जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है यानी कि जो पोस्ट ऑफिस है हर चीज का रिकॉर्ड रखता है ताकि सब काम सही तरीके से ट्रैक हो सके। ठीक है, ये दोनों रिकॉर्ड्स क्या करते हैं, जैसे फ्रैंकिंग मशीन रजिस्टर पोस्टिंग है, इसमें डेली काम का रिकॉर्ड रहता है, कितने लेटर भेजे गए, कितने वैल्यू का फ्रैंक इस्तेमाल किया, दिन के आखिर में कितना फ्रैंकिंग बैलेंस बचा। फ्रैंकिंग मशीन रिकॉर्ड बुक की बात करूं तो इसमें मशीन से जुड़ी सारी जानकारी होती है, किसके पास मशीन है, लाइसेंस की डिटेल क्या है, मशीन का नंबर क्या है, कौन से रूल्स फॉलो करने हैं उसे। ठीक है, ये सब लिखा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, दीज रजिस्टर्स आर चेक्ड बाय द गैजेटेड ऑफिसर ऑफ द डिस्पैच सेक्शन ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ एवरी वीक टू सी दैट दीज रजिस्टर्स आर बीइंग मेंटेन्ड। ये जो रजिस्टर्स है ना, पोस्ट ऑफिस जिन्हें मेंटेन करता है, इन्हें हर हफ्ते लास्ट वर्किंग डे यानी कि आखिरी काम वाले दिन पर चेक किया जाता है। चेक कौन करता है, डिस्पैच सेक्शन का गैजेटेड ऑफिसर। और गैजेटेड ऑफिसर कौन होता है, वो सरकारी अधिकारी जिसका नाम और पद यानी कि डेजिग्नेशन जो है वो सरकारी गैजेट यानी कि ऑफिशियल रिकॉर्ड में पब्लिश होती है। ये उच्च स्तर यानी कि हाई रैंक के गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं जिनके पास कुछ खास अधिकार होते हैं, पावर्स होती हैं, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने की, सिग्नेचर अटेस्ट करने की।
तो हर हफ्ते एक बार ऑफिसर ये देखता है कि रजिस्टर सही तरीके से भरे जा रहे हैं, कोई गलती या कोई कमी तो नहीं है, सब एंट्री सही से हो रही है या फिर नहीं। ऐसा करना इंपॉर्टेंट क्यों है? इससे क्या होता है, रिकॉर्ड्स अपडेटेड रहते हैं, ठीक है, सिस्टम प्रॉपरली चलता रहता है, गलती अगर कुछ होती भी है तो जल्दी ही पकड़ में आ जाती है, और ऑफिसर वेरीफाई करता है कि रिकॉर्ड सही से मेंटेन हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, द लाइसेंसी विल पे इन एडवांस द अमाउंट ऑफ एनुअल रेंटल, यानी कि जो लाइसेंसी है उसे सालाना किराया पहले ही देना होगा। मशीन का एनुअल रेंट, पूरे साल का जो रेंट है वो एडवांस में जमा करना होगा। द लाइसेंसी विल ऑल्सो पे द सम इन एडवांस रिप्रेजेंटिंग द अमाउंट पोस्टेज, यानी कि पोस्टेज जो डाक शुल्क का पैसा है वो भी एडवांस में देना होगा। मीन्स मशीन चलाने के लिए जो पोस्टेज, जो टिकट का अमाउंट चाहिए होता है वो भी पहले से ही पैसे आपको जमा कराने पड़ेंगे। फॉर विच ही विशेज द मशीन टू बी सेट एट द टाइम ऑफ हायर, जब आप मशीन लेते हैं तब आप डिसाइड करते हैं कि मशीन में कितना अमाउंट लोड करवाना है, जैसे रिचार्ज करवाना है, कितने का पोस्टेज, ये सब तो उसी समय डिसाइड करना है और उसी समय एडवांस पेमेंट करनी है। And on subsequent occasions, the sum must not be less than 2000 rupees and not more than 9900 rupees. बाद में जब भी आप मशीन में दोबारा अमाउंट डलवाओगे तो मिनिमम 2000 का बैलेंस और मैक्सिमम 9900 तक का बैलेंस बाय चेक और बैंक ड्राफ्ट, ये पैसे आपको कैश में नहीं देने हैं, पेमेंट कैश में नहीं बल्कि चेक या बैंक ड्राफ्ट से करनी है, कम से कम 2000 और ज्यादा से ज्यादा 9900 की, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, द पोस्ट ऑफिस शेल ग्रांट अ रेसिप्ट फॉर एनी मनी पेड बाय द लाइसेंसी इन द फॉर्म ACG 67। कई बार पूछा जाता है ACG 67 क्या है। जब भी लाइसेंस लेने वाला व्यक्ति यानी कि लाइसेंसी पोस्ट ऑफिस को कोई पैसा देता है तो पोस्ट ऑफिस उसे एक रसीद देता है, एक रेसिप्ट देता है। वह रसीद एक तय फॉर्मेट में होती है जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं ACG 67 फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले पॉइंट की, द रिपेयर रजिस्टर एंड जॉब कार्ड मस्ट बी केप्ट सेफली फॉर 2 years. दीज रिकॉर्ड्स कैन बी चेक्ड एनी टाइम बाय एन ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, यानी कि जो रिकॉर्ड्स हैं वो आपको 2 साल तक रखने होते हैं, अधिकारी कभी भी जांच कर सकता है। रिपेयर रजिस्टर यानी कि मशीन की मरम्मत का रिकॉर्ड आपको 2 साल तक मेंटेन करना है, रखना है संभाल के, और जॉब कार्ड यानी कि सर्विस का विवरण, ठीक है। रिपेयर रजिस्टर और जॉब कार्ड को 2 साल तक सुरक्षित रखना जरूरी है क्योंकि इन रिकॉर्ड्स को डाक विभाग का एक अधिकृत अधिकारी आके कभी भी चेक कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, द सेटिंग एंड रीसेटिंग ऑफ द मशीन विल बी डन ओनली बाय एन ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। दैट ऑफिसर मस्ट बी ऑफ अ रैंक नॉट लोअर देन पब्लिक रिलेशन इंस्पेक्टर। मशीन को सेट या रीसेट केवल डाक विभाग के अधिकृत अधिकारी द्वारा ही किया जाएगा और यह अधिकारी पब्लिक रिलेशन इंस्पेक्टर के पद से ऊंचा होना चाहिए, ठीक है। इससे नीचे का जो अधिकारी है वो चेक नहीं कर सकता, मशीन को सेट और रीसेट नहीं कर सकता, ठीक है। मींस ओनली सीनियर ऑफिसर दैट इज PRI और अबव कैन सेट एंड रीसेट द मशीन, यानी कि सिर्फ PRI क्या हो गया, पर्सनल रिलेशन इंस्पेक्टर, या उससे ऊपर का अधिकारी ही मशीन को सेट या रीसेट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑन अ फ्रैंक्ड आर्टिकल एनवलप द नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेंडर मस्ट बी रिटन ऑन द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द कवर। फ्रैंक किए गए लिफाफे पर जो प्रेषक है, जो सेंडर है जिसने चिट्ठी भेजी है, उसका नाम और पता कहाँ लिखा होना चाहिए, लिफाफे में नीचे की तरफ, लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड नीचे की तरफ बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पर लिखा होना चाहिए। तो हमेशा याद रखना सेंडर की डिटेल कहाँ लिखी होगी, बॉटम लेफ्ट साइड ऑफ एनवलप। अब सेम चीज इस डायग्राम को देख के समझेंगे, ये एक एनवलप है, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो प्रेषक है, जो भेजने वाला सेंडर है, उसका पता किस तरफ लिखा है, हमेशा कहाँ लिखना है, नीचे की तरफ लेफ्ट साइड कॉर्नर में, ठीक है। इस इमेज को देखो और अच्छे से याद कर लो। नेक्स्ट पॉइंट है, द वैलिडिटी ऑफ अ फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस इज 5 years। फ्रैंकिंग मशीन का जो लाइसेंस है उसकी वैधता कितनी होती है, 5 साल तक होती है। 5 साल के बाद इसे रिन्यू करवाना पड़ेगा, नवीनीकरण इसका करवाना जरूरी है, ठीक है। द फीस फॉर अ फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस इज 375 रुपीज। दिस इज द अमाउंट यू नीड टू पे टू गेट द लाइसेंस। अगर आपको फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस चाहिए तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 375, क्योंकि जो फीस है फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस लेने की वो है 375 रुपीज।
The renewal fees of a franking machine license is 375 rupees before the expiry date, यानी कि फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस का नवीनीकरण है, रिन्यू कराना है लाइसेंस, तो उसकी भी फीस 375 रुपीज है। लेकिन ये तब की बात है अगर आपने रिन्यू करवाया है लाइसेंस की अवधि समाप्त होने से पहले, अगर अवधि खत्म होने से पहले रिचार्ज करा लिया तो लाइसेंस रिन्यू कराने की फीस है 375 रुपीज। You must start the process of license renewal at least 1 month before the expiry date. This help avoid interruption in using the franking machine. आपको कब रिन्यू करवा लेना चाहिए लाइसेंस? आपको जब उसकी एक्सपायरी डेट आने वाली हो लाइसेंस की, तो वैलिडिटी खत्म होने से 1 महीना पहले, कम से कम 1 महीना पहले रिचार्ज करवा लेना चाहिए। आपके लाइसेंस के एक्सपायर होने की तारीख से कम 1 महीने पहले आप रिन्यू करवाने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे तो उससे क्या होगा, मशीन का जो उपयोग है बिना किसी रुकावट के चलता रहेगा। If the franking machine license has already expired, the renewal fees is 475. This is higher than the normal renewal fees because it is done after expiry. इसका मतलब है अगर लाइसेंस एक्सपायर्ड हो गया तब अगर रिन्यू करवाते हो तो फीस कितनी लगेगी, 475 रुपए। अगर फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस एक्सपायर हो गया है तब अगर रिन्यू करवाते हो तो फीस होगी 475 रुपए। यह सामान्य फीस से ज्यादा इसलिए है क्योंकि आपने रिन्यू करवाया जब एक्सपायरी डेट हो चुकी थी, लाइसेंस की अवधि खत्म हो चुकी थी, तब आपने रिन्यू करवाया, इसलिए इसमें क्या है 100 रुपए लगभग ज्यादा लगे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द सेंडर ऑफ फ्रैंक्ड आर्टिकल मस्ट ब्रिंग विद हिम विंडो टिकट एंड 2 कॉपीज ऑफ SOM, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ मेलिंग। फ्रैंक किए गए लेख भेजने वाला जो व्यक्ति है वो साथ में क्या लाएगा, एक तो विंडो टिकट लाएगा और क्या लाएगा, स्टेटमेंट ऑफ मेलिंग की 2 कॉपीज लाएगा। और उसका पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, पहली कॉपी है वो रखी जाती है कस्टमर रिकॉर्ड बुक के लिए और दूसरी रखी जाती है पोस्ट ऑफिस काउंटर के लिए। ठीक है, यानी कि ये पॉइंट हमसे कह रहा है कि जो सेंडर है, जो फ्रैंक्ड आर्टिकल भेजने वाला व्यक्ति है, जब वो आर्टिकल्स को लेके आएगा तो उस पे विंडो टिकट होनी चाहिए और SOM की 2 कॉपी होनी चाहिए, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ मेलिंग की 2 कॉपी होनी चाहिए, एक ग्राहक के लिए और एक पोस्ट ऑफिस के लिए। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।